हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, एक बात बताइए, माइथोलॉजी को आईआर को अगर रिलेट करें तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहला डिप्लोमेट, सबसे पहला अम्बेसडर किसको कहा जा सकता है? सोच के देखिए। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे तो आपको भगवान हनुमान, लॉर्ड हनुमान जो हैं आपको, वो आपको सबसे पहले डिप्लोमेट नज़र आएंगे। राम जी के कहने पे लंका से रावण से नेगोशिएशन के लिए ही तो जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे महाभारत में आपको लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो जाते हैं कौरवों से नेगोशिएशन करने के लिए पांडव के बिहाफ पे। ठीक है। मैं ये दोनों चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अब आप करेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो यही सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स आपको एक डिप्लोमेट में, एक आईएफएस फॉरेन सर्विस एस्पिरेंट में, एक आपको जो है अम्बेसडर में ये फीचर्स नज़र आएंगे। क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो देखिए, इन दोनों में आपको नज़र आएगी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट, ग्रामर पे पकड़। ठीक है, वही बात। और दूसरा, पोलाइट एंड काम। ठीक है, स्पीकिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। ठीक है, उसके बाद में जो है कोई बॉडीली अननेसेसरी जेस्चर नहीं। ठीक है, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया। तो ये सारे फीचर्स जो है ना, आप देखेंगे तो एक फॉरेन सर्विस एस्पिरेंट में या फिर जो है एक डिप्लोमेट में, अम्बेसडर में, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, एंशियंट बुक इंडियन कल्चर में अगर हम देखें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें हमें टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स भी देखने को मिलता है। तो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। बाकी पार्ट टू में हम लोगों ने रियलिज्म देखा था। ठीक है, आज हम लोग लिबरलिज्म प्लस हम लोग मार्क्सिज्म थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखेंगे, और प्लस उसके बाद हम लोग जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखेंगे और मेंस के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच बेसिकली डायरेक्टली पूछी नहीं जाती है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये अप्रोच कौन सी, वो अप्रोच कौन कौन सी है। आप एक आध लाइन में अगर आंसर में अगर आपको लगा तो आपने यूज़ कर दिया, वरना इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है ये बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं, ये जो रियलिज्म और ये मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म जो आते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग ब्रीफली ये थ्योरेटिकल अप्रोचेस देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जो है ना ये कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग और कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें रियलिज्म वगैरह है, फिर भी यहाँ रिलेट करने के लिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आईआर क्या था? आईआर बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो एक्टर्स हैं उनके बीच के इंटरेक्शंस की स्टडी आईआर कहलाता है। और एक्टर्स कौन कौन? स्टेट और नॉन स्टेट। नॉन स्टेट में आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये सब आता है। स्टेट्स में जो है आपके सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो यही तो बताया था। तो इनके बीच के इंटरेक्शंस, इनके बीच के इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्शन, सबकी स्टडी आईआर कहलाती है। रियलिज्म में हमने क्या देखा था? रियलिज्म में हमने देखा था कि सारा फोकस स्टेट पे होता है। राज्य ही रैशनल है, राज्य ही सब कुछ है। ठीक है, इनका बिलीफ क्या होता है कि स्टेट्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल एक्टर्स दैट आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर की डिज़ायर होती है इनमें। ठीक है, और मतलब सिक्योरिटी ही इनकी प्राइमरी कंसर्न होता है, रादर देन पीस और आइडियल्स और एथिक्स। इन पे ये फोकस नहीं करते हैं। और रियलिस्ट जो लोग हैं उनका ये भी मानना है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, और स्टेट यानी राज्य इनहेरेंटली यानी कि अपने आप में स्वतः ही एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे राज्य हैं जो भी हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए भी पगलाए रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं लिबरलिज्म पे। देखो, लिबरलिज्म क्या है कि आप लिबरल डेमोक्रेसी भी सुनेंगे। ठीक है, लिबरल इकोनॉमी भी सुनेंगे। ठीक है, लिबरल ह्यूमन बीइंग भी सुनेंगे आप। भाई ये वो आजकल ट्विटर पे भी तो खूब चलता रहता है कि लिबरल्स कहाँ हैं, लिबरल लिबरल ये सब कहाँ हैं। ठीक है, तो बेसिकली लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म एम्फेसाइज जो आईआर में है, अभी हम आईआर की बात करेंगे, बाकी तो बना लिबरलिज्म पे तो बहुत सारे डिस्कशंस हो जाएंगे। ठीक है, कि लिबरल स्टेट क्या होता है, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी, उस सब पे नहीं आ रहे हैं अभी हम लोग। आईआर में लिबरलिज्म क्या है उस पर देखते हैं। आईआर में लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई स्टेट्स के बीच की इंटरडिपेंडेंस पे जोर देना। ठीक है, ताकि मिलिट्री की डिज़ायर कम हो और मिलिट्री की यूज़फुलनेस थोड़ी कम हो। और ये लिबरलिज्म जो है बेसिकली रियलिज्म के काउंटर में ही डेवलप हुआ था 1970 में। ठीक है, जब लोगों ने बोला कि भैया रियलिज्म से बाहर निकलो, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलो। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन मोरालिटी रादर देन बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्मोपॉलिटन मोरालिटी, ठीक है, इंटरनेशनल मोरालिटी की बात होती है। और मानवता भी बेनिफिट होगी इंटरनेशनल जब पीसफुल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा लिबरलिज्म जो है आईआर में कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट्स के साथ साथ जब लिबरल की बात होगी,
जब इंटरडिपेंडेंस की बात होगी तो भाई WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई कंट्री वीक है इकोनॉमिकली तो उसको जो है डेवलप्ड नेशंस जो है थ्रू वर्ल्ड बैंक या किसी भी तरीके से उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नॉन स्टेट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नॉन स्टेट्स प्लस स्टेट दोनों पे फोकस रहता है, इंटरडिपेंडेंस बनाने की बात करते हैं लिबरलिज्म इन IR। इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी, बाकी करनी किसको, जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मार्क्सिज्म की तरफ। अच्छा, अब लास्ट अप्रोच है मार्क्सिज्म एंड IR, ये और देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर, पंचशील, नैम और जितने फंडामेंटल्स हैं IR के उन पे हम एक एक करके आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मार्क्सिज्म सिर्फ जान लीजिए, जो फिर मैं ये बात कहूँगा कि GS के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, इतना ही जान लो, इतना बहुत है। और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनके लिए कुछ नहीं है, इससे 10 गुना ज़्यादा उनको जो है इसे ब्रेक डाउन करके इन थ्योरीज को देखना है, ठीक है। अब मार्क्सिज्म IR में क्या है, देखो हमेशा मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स हमेशा क्लास की बात करते थे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते थे, ठीक है। हमेशा बोलते थे कि सोसाइटी दो पार्ट में बटी हुई है, हैव्स में जिनके पास है और हैव नॉट्स में जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली जिनके पास सब कुछ है उनको ये कैपिटलिस्ट, ठीक है, या फिर जो है बुर्जियोजी, बुर्जियोजी जिसको बुर्जुआ वर्ग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं है उनको सर्वहारा यानी कि प्रोलिटेरिएट, ठीक है। ये दो सेक्शन हैं सोसाइटी के। हमेशा मार्क्स यही कहा करते थे, तब ये बोलते थे इनको कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, ठीक, इस तरीके की बात। अब IR में ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, IR में देखो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक क्लासेस। तो यानी किसी एक कंट्री में जो इकोनॉमिक क्लासेस हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो अंतर है, जो इनइक्वालिटी है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और प्लस IR दोनों को इन्फ्लुएंस करेगी और उसी से ये डिज़ाइन होगी। इनका IR को देखने का नज़रिया ये था कि ग्लोबल कैपिटलिस्ट यानी कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, अमीर देश हैं, वो छोटे देशों का शोषण करेंगे। वही चीज़ जो इंडिविजुअल लेवल पे थी वो इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट्स के लेवल पे ये लेकर के आ गए। तो इस तरीके का विचार, इस तरीके की एनालिसिस, इस तरीके की बात मार्क्सिज्म इन IR कही जाती है। इतना जान लो, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म कैसे हुआ, जब US ने अटैक किया जापान पे और उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे और जापान ने सरेंडर कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद US एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा और इधर जो है उसको चुनौती कौन दे रहा था, रशिया। रशिया तो उस समय था नहीं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR था, ठीक है। तो USSR और इधर US, इन दोनों के बीच में एक छिड़ गया कोल्ड वॉर। उसके पीछे कारण क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, वैचारिक मतभेद। यहाँ पे इकोनॉमिक मॉडल ही दूसरा था, एकदम कैपिटलिज्म चल रहा था, ठीक है, लिबरलिज्म चल रहा था, ठीक है, उदारवाद जिसे बोलते हैं। और USSR में क्या, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। अब ये सब भी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, बाकी मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कैपिटलिज्म में जो है सब मार्केट डिसाइड करता है, लिबरल डेमोक्रेसीज में जो है नागरिकों के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे एक तरीके का वो था, डिक्टेटरशिप थी थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड कहलाने लगे। US और वेस्ट के जो और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये सेकेंड वर्ल्ड कहलाने लगे, ठीक है। और बाकी जो नैम में थे, इधर उधर थे, IR के हिसाब से ये सब के सब थर्ड वर्ल्ड कहलाने लगे। इकोनॉमी में जब आप कभी पढ़ेंगे ना तो आपको थर्ड वर्ल्ड जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी सारी थर्ड वर्ल्ड में आती हैं, ठीक है। तो लेकिन IR के हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर इकोनॉमी के हिसाब से वो डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, कौन कितना डेवलप है। तो फर्स्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट्स सारी की सारी फर्स्ट वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में वो आ जाती हैं आपकी जो लेस डेवलप्ड है, ठीक है। तो फिर बीच में जो दोनों कैटेगरी में जो नहीं आ रहे हैं वो सब सेकंड वर्ल्ड है, ठीक है। इतनी सी बात होगी। अब सीधा हम लोग डायरेक्टली आते हैं मुद्दे पे, यानी कि कोल्ड वॉर पे। देखो इसमें वही वाली बात है जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि मतलब कंपटीशन, टेंशन और कन्फ्रंटेशन जो थी USA और USSR के बीच में ही कोल्ड वॉर कहलाया। जब रशिया, और इसका अंत कब हुआ, जब USSR जो है टूट गया, वो हम एंड ऑफ कोल्ड वॉर बाद में देखेंगे। ये केवल मिलिट्री की ही बात नहीं थी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ जो है दोनों कंट्रीज़ की एकदम अलग अलग थी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ये रहे जो मैंने अभी आपको बता दिए, बाकी इन सारी आइडियोलॉजीज़ के लिए प्रीवियस वीडियो पे आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं।
देखिए ये एक हिस्सा है वर्ल्ड मैप का, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब आप देखिए यहाँ पे क्यूबा है, यहाँ सारा खेल हुआ है, मतलब कहाँ यूएसएसआर है, ठीक है, यहाँ लाके मिसाइल डिप्लॉय कर दी बिल्कुल यूएस की खोपड़ी पे, ठीक है। अब आप ये सोचिए यहाँ पे कि यूएस जो है हमेशा चाहता था कि हमारे हिसाब की गवर्नमेंट, हमारे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो स्टाइल्स हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ चले, लिबरल हो डेमोक्रेटिक हो, पर यहाँ थी अथॉरिटेरियन। क्यों? क्योंकि ओवरथ्रो करके कौन आ गया था? फिदेल कास्त्रो, ठीक है। और फिदेल कास्त्रो किसका दोस्त था? रशिया का, यूएसएसआर का, ठीक है। अब सारा खेल यहाँ पे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग स्टोरी आगे देखते हैं। ये क्यूबा कहाँ है ये तो आपने देख ही लिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी की तरह सुना दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वो भी डील हो जाएगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यूबा देखिए कैसे फंसा है इसमें। तो क्यूबा में डिक्टेटरशिप चलती थी, पहले उसमें रूल करता था बतीस्ता, ठीक है। तो बतीस्ता जो था वो यूएस बैक्ड था, यूएस का सपोर्ट था इसको। इसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी इसको सत्ता से हटा दिया, और फिर कौन डिक्टेटर आया? फिदेल कास्त्रो, ठीक है। और जैसे ही फिदेल कास्त्रो पावर में आया तो यूएस ने सारे डिप्लोमेटिक टाइज, सारे संबंध क्यूबा से ख़त्म कर लिए, जिसकी वजह से जब यूएस से सारे संबंध खत्म हो गए तो क्यूबा के यूएसएसआर से और नज़दीकियां बढ़ गई, ठीक है। और 1961 में फिदेल कास्त्रो ने अनाउंस कर दिया कि वो आज से मार्क्सिस्ट है और क्यूबा सोशलिस्ट कंट्री है। और ये तो आपको पता ही है कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म ये लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म के एकदम अपोजिट है, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म के, ठीक है। तो ये यूएस में ये आइडियोलॉजी बेस्ड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर है, और ये सारा का सारा यूएसएसआर में इसी बात की लड़ाई है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1961 में अप्रैल में जो यूएसएसआर के जो लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर चिंता में थे कि ऐसा ना हो कहीं यूएसए अटैक कर दे, ठीक है, क्यूबा पे, और फिदेल कास्त्रो को हटा दे। और क्यूबा तो उनका एलाई भी है यूएसएसआर का, तो उनको उसकी भाई सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। तो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, ये लीडर थे सोवियत यूनियन के, इन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा में जो है हम रशियन बेस बनाएंगे, क्योंकि हमारा मित्र देश है, ठीक है। तो मित्र के यहाँ तो अपनी मिसाइलें रख ही सकते हैं। तो 1962 में इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है अपने मित्र के यहाँ रख दी क्यूबा में। किसने? यूएसएसआर ने। तो भाई यूएस के बिल्कुल सर के ऊपर तुमने लाके लाके वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल रख दी है, समझ रहे हो? तो उसमें और खतरे की बात हो गई है। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 3 हफ्तों के बाद जो है अमेरिकन वॉरशिप्स को जो है भेज दिया कि जो भी सोवियत से जहाज़ अगर क्यूबा की तरफ आए, ठीक है, तो उसको तुरंत वार्निंग दो, नहीं तो बाद में जो है एस्केलेट हो जाएगा मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको आने नहीं देना है, उड़ा दो। फिर क्या हुआ भैया, एक ऐसा लगा कि अब तो क्लैश होके रहेगा, और यही जो पूरा मुद्दा था ये सारा का सारा कहलाया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा लगा जैसे कि एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं बाद में, ठीक है। तो वो हम लोग भी आगे और देखेंगे। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की आपको स्टोरी समझ में आ गई, क्या वो क्राइसिस थी पूरी जो कि टल गई, ठीक है। देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रीजंस पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो क्यूबा जो है उसको अमेरिका से अटैक का खतरा तो लगा ही रहता था हमेशा, ऊपर से वो जो है मित्र भी था सोवियत यूनियन का, और मार्क्सिस्ट खुद को फिदेल कास्त्रो डिक्लेयर कर ही चुका था। अच्छा, दूसरा जो यूएसएसआर था ये उस रेस में भी पिछड़ चुका था यूएस के साथ में मिसाइल के डेवलपमेंट में। कौन सी मिसाइल थी? आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो इससे तो पिछड़ चुका था, इसके पास इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल तो थी नहीं, तो इसने कहा क्यों ना उनके सर के ऊपर ही जो है क्यूबा है वहीं जाके मिसाइल रख दें, ताकि यूएस को हम जो है घेर सकें थोड़ा सा। क्यों इनको ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूएसएसआर को भी सिक्योरिटी का थ्रेट था, क्योंकि यूएस ने जो है टर्की में, सॉरी ये वाली लाइन, हाँ, जुपिटर मिसाइल टर्की में इंस्टॉल कर दी थी यूएस ने, ठीक है। तो मतलब सोवियत को अनईजी लग रहा था यूएसएसआर को कि भाई तुमने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन मेरे ऊपर एक तरीके से टारगेट करके तुमने वेस्टर्न यूरोप से टर्की तक इंस्टॉल कर रखे हैं, तो लो भैया हम भी आएंगे क्यूबा में इंस्टॉल कर देंगे आकर के। भाई अगर आप किसी भी बहाने से, अगर मान लो रशिया के बगल में टर्की में, ठीक है, या वेस्टर्न यूरोप में अगर आप ये यूएस कोई अगर मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है तो उससे खतरा तो बना ही रहता है। तो वैसा ही खतरा है क्यूबा में, उसने जाके कर दिया भैया, उसने ले जाके मिसाइलें वहाँ ले जाके रख दी, ठीक है। तो ये तो हो गए रीजंस। अब कंसिक्वेंसेस देखिए क्या हुए इसके, मतलब विश्व ने क्या सीख ली इससे वो देखिए। अब देखो इसके आउटकम क्या रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या रहे हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से विश्व सीख ले चुका था कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब अगस्त 1945 को जब बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, तो सोसाइटी कितनी बुरी तरह डैमेज हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुआ था सोसाइटी का, वो कोई दोबारा कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक तो लेसन वहाँ से हो ही गया था।
दूसरा एक ये था कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस काम करता है, ठीक है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, एक तरफ सारे मरेंगे, एक तरफ सारे कंकाल बचेंगे, ठीक है, तो मतलब जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है वो जस्टिफाई हो ही नहीं पाती है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में कोई पॉलिटिकल गेन इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, तो सिंपल लॉजिक यही है कि राइवल पावर्स थी, तो ये जरूर देखा कि यहाँ ट्रिगर हो सकता है न्यूक्लियर वॉर, ठीक है, तो उसके लिए जो है इनके बीच में हॉटलाइन बना दी गई ताकि स्विफ्ट कंसल्टेशन होती रहे। 1963 में ये देखो इंपॉर्टेंट है, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एनटीबीटी और सीटीबीटी, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही इसके सिग्निफिकेंसेस हैं, आउटकम है, ये आप लोग और देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट, ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस भी हो सकता था, कमेंट भी हो सकता था, तो इसको आप 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है सिंप्लीफाइड एग्जाम्स, उस पर आप भेजिए, 24 आवर्स के अंदर आपका आंसर इवेलुएट होकर पॉइंटर्स के साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए दो पावर ब्लॉक्स तो बन ही चुके थे, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, अब यूएस लेड जो है वो ये था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलिट्री अलायंस ये बनाया था कि हम बाकी और भी देशों को जोड़ेंगे, सबको मित्र देश बोलेंगे, हम पर कोई अटैक करेगा तो हम मिलकर करेंगे, सबको नाटो में जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग इसमें जुड़ते रहे, ठीक है, उसके बाद फिर यूएसएसआर का ये था वार्सो पैक्ट, ठीक है, इन्होंने भी यही काम किया कि हम भी अपने मित्र देश बनाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, सारी कंट्रियों को लेकर के आएंगे, वार्सो पैक्ट, तो एक तरफ ये मिलिट्री अलायंस था नाटो, एक तरफ ये था वार्सो पैक्ट, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेशन में, उसके बाद हम लोग ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी और एलटीबीटी और सीटीबीटी ये देखेंगे, ठीक है, तब तक कैसा लगा आपको ये सेशन, अगर ऐसा ही सेशन और आगे भी कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।